अगर आप लोगों को लगता है कि जियो सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी है तो शायद आप काफी ज्यादा गलत हो। यानी कि अगर मैं आज के समय देखूं, जियो और एयरटेल जैसी कंपनीज ये जितना ज्यादा सब्सक्राइबर बेस गन करना चाहती थी ना, अब कर चुके। अगर मैं एयरटेल की बात करूं तो एयरटेल अब आज के समय में एक बहुत बड़ा शिफ्ट ले रही है, जिसके अंदर वो क्लाउड हो गया, एआई हो गया या फिर साइबर सिक्योरिटी हो गया, इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। रिसेंटली एयरटेल ने अपना फास्ट लाइन 5G निकाला था और ऐसी जो जियो ये भी एक ट्रांजिशन ले रही है। यानी कि एक सिंपल सी बात है कि इंडिया में जितना भी टेलीकॉम के अंदर ग्रोथ हो सकता था हो गया, और आज के समय में जो नए सब्सक्राइबर्स है ना वो बहुत ही कम ऐड हो रहे हैं। ज्यादातर लोग होते हैं जो पोर्ट आज के समय में कर रहे हैं, नए सिम कार्ड्स अब इतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बिक रहे, यानी कि ग्रोथ काफी ज्यादा स्टैग्नेंट हो चुकी है। और इसी चीज को सॉल्व करने के लिए अब ये कोशिश की जा रही है कैसे अलग अलग एवेन्यूज खोले जाए, जैसे कि एयरटेल वाले मोस्ट प्रीमियम या अपने आपको प्रीमियम दिखाने के लिए ज्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं, वहीं जियो भी कहीं ना कहीं आगे चल के यहाँ पे ज्यादा चार्ज कर सकता है पैसा। अगर हम लोग बात करें तो 2030 तक का प्लान है कि कैसे एक 4G से पूरा एक 5G ट्रांजिशन ले लिया जाए। यानी कि जैसे जियो 4G पर आया और आज के समय में 5G प्रोवाइड करता है, लेकिन आज भी मार्केट की हालत ऐसी, कई सारे कम लोगों को आज भी 4G यूज करना पड़ रहा है, उनके प्लान्स काफी सस्ते हैं। यहाँ तक की बात करें तो 5G के प्लान्स भी थोड़े इंक्रीज हो रहे हैं। आने वाले समय में जो फ्री 5G ऑफर है ये भी कंप्लीटली रिमूव हो सकता है। और ये भी बात याद रखनी है, आज के समय में बजट के अंदर जो स्मार्टफोन्स बिक रहे हैं वो 4G के हैं, और 4G के स्मार्टफोन्स की अब एक वापसी यहाँ पर हो चुकी है। यानी कि 4G तो भी स्टे करेगा, लेकिन फिर भी 2030 तक प्लान है जियो का कि कैसे 4G को धीरे धीरे कंप्लीटली फेज्ड आउट करते और सारे के सारे लोगों को 5G के ऊपर यहाँ पे ट्रांजिशन में ले आए। ये काफी बोल्ड मूव है, देखते कैसे करेगा, लेकिन ये वन ऑफ द कोर चीज है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें जियो की, तो उसकी खास बात है कि आज के समय में जियो सिर्फ टेक के अंदर नहीं, कई सारी चीजों में काम कर रहा है। और अगर हम लोग बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव कंपनी भी हो जाती है इंडिया की, क्योंकि अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसके अंदर 2025 में जियो जो वो ग्लोबल टॉप 20 की रैंकिंग में आ गया। वो भी तब जहां पे उसकी रैंकिंग 320 होती थी और वो सीधे टॉप 20 के अंदर आ गया। इसकी सीधी बात है कि 31 मार्च 2026 तक जियो ने 6817 ग्लोबल पेटेंट्स को फाइल किया है, जिसके अंदर उसके इंटरनेशनल फाइलिंग जो हुई है वो हुई है 4424 और 2393 फाइलिंग्स हुई है इंडिया से, और जिसके अंदर टोटल जो पेटेंट्स ग्रांट हुए 1009 पेटेंट्स ग्रांट हुए। और इसके अंदर बात करें तो जियो ने 5G और 6G टेलीकॉम रिलेटेड पेटेंट्स को भी यहाँ पे फाइल किया है। इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड वाले इंटरनेट को, और इवन जो एजेंटिक एआई होता है जो जियो ब्रेन्स और रिलायंस इंटेलिजेंस से लोग डेवलप कर रहे हैं अपने अंदर एआई कंपनीज, उसके भी यहाँ पे पेटेंट्स को फाइल किया गया है। लेकिन इसके साथ ही बात करें तो जियो आज के समय 6G पे तो काम कर रहा है, लेकिन इससे भी एक लेवल ऊपर जा रहा है, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में हम लोग 6G 7G की शायद जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि फ्यूचर के अंदर हमारा जो मोबाइल फोन होता है डायरेक्टली आपके सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाए। वेल, सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी कोई नई चीज नहीं है, हालांकि इस चीज को पॉपुलर बनाया तो स्टारलिंक ने, जो स्पेसएक्स ने लॉन्च करी थी यूएसए में। स्टारलिंक के अटकल लगाई जा रही इंडिया में, आएगा अब आएगा, कई सारी बातें चल रही है और कभी सुनते कि नहीं आएगा, लेकिन ये चीजें चल रही है। लेकिन जियो के बारे में पता चलता है कि जियो यहाँ पे लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को, कॉन्स्टलेशन को यूज करने वाली तकरीबन 1600 से लेकर 1650 लियो सैटेलाइट्स को प्लेस करेगी, जिसका मतलब ये कि ग्लोबल लेवल पे जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी रहती है वो काफी ज्यादा स्टेबल होगी। देखो एक बात बताता हूँ, यहाँ पे क्या रहता है कि इंडिया इतना बड़ा देश है कि यहाँ पे हर जगह आप टावर नहीं लगा सकते। इस वजह से टेलीकॉम रिवॉल्यूशन के इतने सालों बाद भी, इवन जियो को खुद 10 साल हो गए, 10 साल से हम लोग 4G को देख रहे हैं, इतने टाइम के बाद भी जियो का नेटवर्क आपको हर जगह अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। अब जियो छोड़ो, BSNL, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, कोई भी कंपनी इंडिया में ऐसी है ही नहीं जो हर जगह आपको कंसिस्टेंटली अच्छा नेटवर्क देके दे। एक भी ऐसी कंपनी नहीं है। और ये प्रॉब्लम ये कि आप जो मोबाइल फोन टावर है वो एक हद तक लगा सकते हो, और वो हद बहुत अचीव हो चुकी है। आज के समय में नए मोबाइल टावर उतने ज्यादा भी नहीं लगते और लिमिटेड क्वांटिटी में लगते हैं, और एग्जिस्टिंग टावर्स को ही अपग्रेड किया जाता है। यही एक चीज के अंदर यहाँ पे चेंज है, और यही प्रॉब्लम आगे चल के ना हो, इस वजह से कनेक्टिविटी बेटर रहे, इसलिए सैटेलाइट कनेक्टिविटी के ऊपर फोकस किया जा रहा है। मतलब अगर हम लोग बात करें तो ऐसा नहीं सिर्फ जियो काम कर रहा है, एयरटेल भी इस तरीके के ऑपरेशन यहाँ पे दिखाए थे OneWeb के साथ। यहाँ तक कि BSNL ने तो 1,34,000 का एक सैटेलाइट फोन को भी यहाँ पे लॉन्च कर दिया, जिसके अंदर यहाँ पे एक बेसिक फीचर फोन जैसा है, लेकिन वो सैटेलाइट से डायरेक्टली कनेक्ट होगा, और BSNL ने उसके अपने अलग से प्लान निकाले हैं। ये भी एक सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। यानी कहने की बात है कि सैटेलाइट कनेक्टिविटी फ्यूचर है, और फ्यूचर में जितनी भी बड़ी कंपनीज यहाँ पे स्टैब्लिश हो रही है वो सैटेलाइट के अंदर यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा काम कर रही है, बजाय की रेगुलर। यानी कि स्टारलिंक की बात करें, OneWeb बात करें, या फिर अमेज़न के प्रोजेक्ट QPR के बारे में बात करें, इस तरीके के काफी सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं। हाँ, इसके अलावा बात की जाए तो जियो यहाँ पे एक और चीज है एयर फाइबर, उसको लेके भी काफी ज्यादा एम्बिशियस है, जिसके अंदर उसका प्लान ये कि इंडिया के अंदर मल्टी गीगाबिट स्पीड्स को कैसे अचीव किया जाए। यानी अगर हम लोग बात करें यूएसए में लोग 8 गीगाबिट पर सेकंड का इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं। इंडिया में भी अगर मोस्ट एक्सपेंसिव इंटरनेट अगर आप खरीदने जाएंगे एयर फाइबर, रेगुलर फाइबर का भी, तो वो भी सिर्फ मैक्सिमम 1 Gbps तक आता है। 1 Gbps से आगे निकलना
ये चीज 5 Gbps के इंटरनेट की बात यहाँ पे जियो आके कर रहा है। लेकिन फिर वही बात आती है कि 5 Gbps के हम इंटरनेट के यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या हमें इसकी वाकई में सच में जरूरत है? वेल, इसके समझने के लिए आपको थोड़ा सा पास्ट में आना पड़ेगा। यानी कि आज से 20 साल पहले 2006 के अंदर बात करें तो 256 kbps यानी कि 256 किलो बिट्स पर सेकंड के इंटरनेट को ब्रॉडबैंड कहा जाता था, जो BSNL एयरटेल यहाँ पे बेचते थे। अब वो उस चीज को अगर आप उस जमाने में ब्रॉडबैंड कहते थे तो आज के जमाने में 20 साल के हिसाब से वो चीज आउटडेटेड हो चुकी है। और टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन जिस तेजी से हो रहा है उसकी रिक्वायरमेंट लगती है कि आने वाले समय को और ज्यादा हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। मतलब खुद सोचिए, क्या वाकई में आज के समय में 4G 5G पे रील स्क्रॉल कर लेते हो, वीडियो देख लेते हो, वीडियो कॉल कर लेते हो, क्या सिर्फ यहीं तक रखना चाहते हो अपने आप को लिमिटेड, या फिर इससे आगे बढ़ के जो AI का जमाना आता है वो है? क्योंकि सच बात बता रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज आई है जो इंटरनेट के बाद जो सबसे बड़ा रिवोल्यूशन आया ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आपको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, यानी कि डेटा सेंटर की जरूरत है। उस डेटा सेंटर के अंदर चिप्स लगेंगी और उनके अंदर मेमोरी लगेगी, और वो मेमोरी की शॉर्टेज दुनिया भर में चल रही है। तो आप सोच लो कि आने वाले सालों में कितने बड़े डेटा सेंटर्स बिल्ड होने वाले, उसके अंदर किस लेवल की AI रन होगी। और एक बार वो AI रन होगी तो उसको आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल फोन तक पहुंचने के लिए एक मीडियम चाहिए, और वो मीडियम एक फास्ट इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू अवेलेबल होगा। और ये जो मल्टी गीगाबिट इंटरनेट की बात हो रही है, सैटेलाइट इंटरनेट, इवन 6G की भी बात हो रही है ना, ये उसी AI वाली फीचर्स को प्रोवाइड करने की जरूरत है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अभी भी चलती है, आप चैट GPT, गूगल जेमिनी कुछ भी खोल सकते हैं आज के समय, उसको जैसे यूज करना चाहे कर सकते हैं। तो फिर इतने डेटा सेंटर्स आपको क्यों बनाने, इतनी मेमोरी आपको क्यों चाहिए? सीधी बात है कि फ्यूचर के अंदर AI की डिमांड और इंक्रीज होने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ी चीज होने वाली है, जिस कारण से आने वाले समय में ऐसे फीचर, ऐसे यूज केस आएंगे जो अभी तक इन्वेंट भी नहीं हुए। सीधी बात है, AGI के आने के बाद दुनिया काफी ज्यादा बदल सकती है। और सीधी बात है कि उस लेवल पर AI जब आएगी तो आज का इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल की AI को हैंडल करने के लिए तैयार है नहीं। तो इस वजह से इंटरनेट भी अवेलेबल हो रहा है, जो सर्वर्स होते हैं वो भी अपग्रेड हो रहे हैं, डेटा सेंटर्स भी बिल्ड हो रहे हैं, ताकि फ्यूचर 4-5 साल में जिस लेवल की AI की हम लोग बात करेंगे उसके लिए दुनिया कम से कम तैयार तो। यानी कि अगर किसी ने AI बना भी दे और उसे कोई यूज नहीं कर पा रहा तो वो प्रॉब्लम ना है। इस वजह से दुनिया भर के अंदर डेटा सेंटर बनाने की रेस चल रही है, और यही डेटा सेंटर बनाने की रेस है ना रिलायंस और जियो के अंदर भी है। यानी अगर हम लोग बात करें तो रिलायंस आज के समय में अपना इंडिया का सोवरेन AI इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है जामनगर के अंदर, जो कि टोटली ग्रीन यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर चलेगा। पहली चीज 120 मेगावाट होगा इसका पहला फेज के अंदर, जिसको एनेबल कर दिया जाएगा 2026 के एंड तक। और ये जो AI कंप्यूट्स इसके अंदर यूज किए जाएंगे वो एनवीडिया के GB300 GPUs को यूज किया जाएगा। बिल्कुल इस तरीके की चीजें, ताकि बैक एंड के अंदर जियो का जो डेटा सेंटर हो तैयार हो, जहां पे अलग अलग AI मॉडल रन कर सके, जिसके अंदर जियो अपनी खुद की AI जियो ब्रेन बना रहा है, खुद के इंडिक LLM भी क्रिएट कर रहा है, प्लस दूसरों के LLM वगैरह को भी होस्ट कर सकता है और इस तरीके के स्मार्ट सॉल्यूशन डेवलप कर सकता है। क्योंकि एक बात बता रहा हूँ, फ्यूचर के अंदर यहाँ पर क्या होने वाली है डिमांड की, अगर AI के ऊपर ज्यादा डिपेंड हो जाओगे तो आपका डेटा कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, और वो डेटा इंडिया के अंदर ही स्टोर, इंडिया के बाहर हमें भेजना ना पड़े। इस वजह से इंडिया के अंदर डेटा सेंटर से भी इवॉल्व हो रहे हैं, तो ये भी एक चीज पे फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा बात करी जाए तो जियो यहाँ पे टेलीफ्रेम बना रहा है, जो कि AI वॉइस पावर्ड स्मार्ट होम प्लेटफॉर्म होंगे। बेसिकली AI किस तरीके से हाउस होल्ड नेटवर्क के साथ काम कर सकती है। लेकिन इस तरीके के जियो के प्रोडक्ट हमने देखे, और एक बात मैंने देखी है कि जियो के जितने भी हार्डवेयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स आते हैं ना वो उतने ज्यादा सक्सेसफुल रहे नहीं। इवन अगर हम लोग बात करें जियो के जो बेसिक फीचर फोन आता है, जैसे जियो भारत फोन कहा जाता था, 1000-1500 रुपए का फोन है, वो सब इसलिए बनाया गया क्योंकि उस पर्टिकुलर रेट में आपको अच्छे 4G फीचर फोन मिलते नहीं है। और इसके अलावा जियो ने मल्टीपल प्रोडक्ट निकाले, लेकिन अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग कम होने के कारण मार्केट में ऐसा कोई बड़ा यहाँ पे डेंट यहाँ पे नहीं कर पाए। एक और सिंपल सी चीज इधर बात है कि यहाँ पे जो जियो रहता है ना, यहाँ पे ये भी काम कर रहा है कि किस तरीके से ग्लोबल लेवल पे अपने आप को एज अ टेक कंपनी, AI कंपनी के रूप में स्टैब्लिश किया जाए। यानी कि अब उनका काम यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट बनाना नहीं है, यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ एक्सपीरियंस भी डिलीवर करना है। कुछ चीजों के एग्जांपल है, जैसे कि जियो अपना खुद का राउटर सेट टॉप बॉक्स यहाँ पे प्रोवाइड करता है, तो उसी सेट टॉप बॉक्स के साथ जिन लोगों को क्लाउड गेमिंग करनी तो वो लोग जियो के नेटवर्क के साथ क्लाउड गेमिंग कर सकते हैं। हालांकि क्लाउड गेमिंग उसकी कैसी है बताने की जरूरत नहीं है, ऊपर नीचे का एक्सपीरियंस है। और देख के ऐसा लगता है कि जियो ने उसको यहाँ पे बना के छोड़ दिया। ऐसे जियो ने अपना जियो PC भी निकाला था, जिसके अंदर आप जियो के सेट टॉप बॉक्स से कीबोर्ड माउस कनेक्ट करके लिनक्स बेस्ड ऑनलाइन PC को यूज कर सकते हो। आपको कीबोर्ड माउस मॉनिटर चाहिए और आपको एक ऑनलाइन एक PC मिल जाएगा क्लाउड के अंदर, तो वो भी चीज उन्होंने ट्राई करी थी। और इस तरीके की नई नई चीजें वो ट्राई आउट करता रहता है। और जियो के बारे में एक सिंपल सी बात बता देता हूँ कि जियो आज के समय क्या करता है, 50 चीजें करता है और उसमें से ये देखता है कि कौन सी चीजों से ज्यादा अच्छा रिजल्ट है, ज्यादा चीजें बेटर लग रही है, जिस चीज की डिमांड है और जहां पे उससे ज्यादा ट्रैक्शन दिखता है ना, उसके ऊपर वो ज्यादा फोकस करने लगता है। जियो गेम्स उसने ट्राई किया,
उसको लगा कि गेमिंग में फ्यूचर है, लेकिन गेमिंग में उसे वैसा रिजल्ट नहीं मिला, तो उस प्रोजेक्ट को वहीं छोड़ दिया और अब दूसरी जगह यहाँ पे फोकस कर रहा है। जिस वजह से इस तरीके से होता है कि यहाँ पे जियो के अंदर आपको नई नई चीजें आपको देखने को मिलती है, और डेफिनेटली टेलीकॉम सेक्टर और एआई वाले सेक्टर को तो वो छोड़ने नहीं वाला, इसके अंदर तो वो और ज्यादा आगे बढ़ेगा। इवन अगर हम लोग बात करें तो हो सकता है कि जियो की तरफ से सैटेलाइट इंटरनेट और 6G का जो ट्रांजिशन होता है वो देखने को मिले, और इवन एयर फाइबर वाली चीजें भी देखने को मिले। देखते हैं कि आने वाले समय में क्या रहता है, जियो की तरफ से क्या प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन ये देख के ऐसा लगता है कि सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी के रूप में स्टैब्लिश हुई थी जो आज के समय काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। मतलब जियो का आपको लिटरली जियो स्टूडियोज देखने को मिलता है, जियो हॉटस्टार देखने को मिलता है, और अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। देखते हैं कि फ्यूचर में क्या रहता है। एक ऐसी कंपनी नहीं है जो हाल फिलहाल कुछ ना कुछ एक हाइप के ऊपर काम कर रही है और उसके बाद वो खत्म हो जाती है, तो नहीं, लेकिन ये लोग काफी हद तक सक्सेसफुली यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर जियो ने अगर पेटेंट्स फाइल नहीं कर रहे होते ना, तो मैं जियो को थोड़ा हाइप ट्रेन के ऊपर समझता कि हाइप थोड़ी बिल्डअप कर रहे हैं। लेकिन लिटरली अगर वो पेटेंट फाइल कर रहे हो, उसको पेटेंट्स अगर ग्रांट भी हो रहे हैं ना, ये वाकई में बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि इंडिया में बहुत ही कम कंपनीज ऐसी हैं जो खुद के पेटेंट्स यहाँ पे फाइल वगैरह करती है। इसके अलावा रिलायंस जैसी कंपनी के बारे में उसने अपनी गीगा फैक्ट्री भी बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आज के समय में ये पता नहीं किस तरीके के सेल्स वगैरह ये लोग वहाँ पे बनाएंगे। लेकिन हाँ, अगर बैटरीज वाले फ्यूचर में कूद रहे, एआई के अंदर कूद रहे, डेटा सेंटर, 6G, टेलीकॉम या फिर सैटेलाइट के ऊपर भी और एआई के ऊपर भी, तो चीजें काफी इंटरेस्टिंग लगती है कि एक इंडियन कंपनी भी यहाँ पे लगी हुई है। देखते हैं कि आने वाले फ्यूचर में क्या रहता है, और जियो की तरफ से कितने प्रोडक्ट आते हैं, कितने प्रोडक्ट हाइप रहते हैं, कितने प्रोडक्ट सक्सेसफुल होते हैं, कितने प्रोडक्ट फ्लॉप होते हैं। सब कुछ देखने वाली बात होगी। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आप सुनता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।